गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त शारिक खान फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस और मैं आपके लिए शुरू करूंगा फिजिक्स टू ऑप्टिक्स, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रकाश, ऑप्टिक्स, लाइट। बच्चों, इसके पहले कि हम अपना ये चैप्टर और ये सफ़र शुरू करें, मुझे आपको इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देने जो कि आपकी स्टडी के लिए बड़े ज़रूरी हैं और इसके बिना नेक्स्ट क्लासेस आपकी परफेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और डायरेक्ट सीधे मैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आ रहा हूं कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस, प्री रिक्विजिट कंडीशंस क्या है हमारे लिए, डेली किस तरह से हमें अपनी क्लास के लिए आना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं कि हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी, पढ़ाई तो हम करते हैं लेकिन पढ़ाई हमें करनी कैसे, हाउ टू स्टडी। तो उससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने जा रहा हूं। हाउ टू स्टडी, नंबर 1। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे क्या हम इतने साल हमें पढ़ते हुए हो गए तो अब हमें क्या ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू स्टडी? हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी चीज है, आपको बिल्कुल डेफिनेटली मालूम ही होना चाहिए। बहुत बच्चे डार्कनेस में रहते हैं कि हम पढ़ाई करें तो करें कैसे। तो मुझे डेफिनेटली आपको इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा कि हमारे पढ़ाई करने का तरीका होता क्या है। कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इन पॉइंट्स की तरफ आप बड़े ध्यान से देखिए। इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, आप इनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए, अमल में लेके आने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर 1, देखिए पॉइंट नंबर 1 है, जैसे मैंने आपको बताया हाउ टू स्टडी। तो सबसे पहली बात, यू शुड बी अ वेरी कीन लिजनर। जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप उसको बड़े ध्यान से सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी अच्छी चीज आपको पढ़ाई जा रही है लेकिन अगर आपका ध्यान ही नहीं है, उसको आप तवज्जो से नहीं सुन रहे, तो हो सकता है कि कुछ की एरियाज आपके मिस हो जाएं। नंबर 1। नंबर 2, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज जो एसेंशियल है आपको होना ही चाहिए। किसी टॉपिक के पहले आपके प्रीवियस नॉलेज जो एसेंशियल है वो होना ही चाहिए, उसके बिना आप नया टॉपिक ठीक से समझ नहीं पाएंगे। नंबर 3, प्रीवियस नॉलेज के बाद रिवीजन। ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स के अंदर आपको अपनी स्टडी प्रॉपर करनी होगी। अब जरा ध्यान से सुनिए कि क्या मतलब है कीन लिजनर, प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड और रिवीजन, इन सब का मतलब क्या है। जरा अब मैं आपको धीरे धीरे इन सब के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, तो बच्चों इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए। जब भी कोई चीज आपको पढ़ाई जाती है, नंबर 1 ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल उसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के बाद उन इंस्ट्रक्शंस को अमल में भी लाना है। नंबर 2, देखिए बच्चों, पढ़ाई साल भर हमें कैसी करनी है, इसका बड़ा डार्कनेस में बच्चे रहते हैं, इनको मालूम ही नहीं रहता कि मैं पढ़ाई करने का तरीका क्या है। तो देखिए, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको पहले से ही एडवांस में बता दिया जाएगा कि हम अगले टर्म में ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक बहुत अच्छे वेपन के बारे में, हथियार के बारे में बता रहा हूं, और वो आपका हथियार है। आप सोचेंगे पढ़ाई के लिए हथियार की जरूरत होती है, तो हाँ बच्चों, पढ़ाई के लिए एक बड़ा उम्दा हथियार है और उस हथियार का नाम है पेंसिल। तो जो टॉपिक आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा, आप उसके एक दिन पहले अपने घर में आप बुक उठाइए अपनी, और आप एक हथियार अपना पेंसिल लीजिए और उस चैप्टर को सिंपल कैजुअल रीडिंग आप करना शुरू कर दीजिए। आपके समझ में आए या नहीं आए, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही, जितना भी समझ में आता है आप उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए, 1 by 1। और जहां की एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये की एरियाज हैं, आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और कुछ अगर आपको डाउट्स लग रहे हैं तो आप उसको एक लिस्ट बना लीजिए कि ये डाउट है, ये मुझे डाउट क्लियर करना होगा। तो आपने घर से आप आए क्लास के लिए, आप एक दिन पहले उसके आपने रिवीजन कर, पढ़ाई कर, सिर्फ आपने रीडिंग कर ली उसकी, उस टॉपिक की, पूरी बुक नहीं, पूरे चैप्टर में नहीं, उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो आपको पहले से एडवांस में बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक की आपको तैयारी करके आनी है। तो क्या तैयारी करनी है, सिंपली यू हैव टू गो थ्रू इट। सीधे उसके बारे में पढ़िए और पढ़ के आप इंपॉर्टेंट की एरियाज को अंडरलाइन कर दीजिए और क्लास में आ जाइए। उसके बाद ध्यान रखिए कि आपको क्लास में बड़े ध्यान से उसको सुनना भी होगा, अपने डाउट्स भी क्लियर करने होंगे। ओके, अब जब आपको टीचर पढ़ाना शुरू करेगा, ऑफ कोर्स आप ध्यान से उसको सुन रहे हैं। अब यहां मैंने जो पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फोर्स के वेक्टर सम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे होंगे या आप ऑप्टिक्स में भी पढ़ने वाले होंगे अभी, तो प्रीवियस नॉलेज और वेक्टर की नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपको मालूम होना ही चाहिए। फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है आपको मालूम होना ही चाहिए। फोर्स की सेकेंडरी स्टडी आप जब ही कर पाएंगे जब आपने क्लास 11 के की पॉइंट्स को स्टडी कर लिया होगा। ओके, अब जब आपको वो टॉपिक पूरा पढ़ा दिया गया और जब आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो गए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? तो याद रखिए आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ऑन द वेरी सेम डे इटसेल्फ उसको लिख कर प्रैक्टिस करना। देखिए आजकल बच्चों आपके पास बहुत टाइम है, आजकल आप टाइम की कंप्लेंट नहीं कर सकते, यू हैव सफिशिएंट टाइम। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कुछ बच्चों का तो टाइम ही पास नहीं होता, टाइम कैसे पास करें? तो ये बड़ा गोल्डन पीरियड है आपके लिए। आपको जो फ्री टाइम मिल रहा है, इस फ्री टाइम में आप जो भी पढ़ाया गया उसको आप लिख के रिवाइज कर लीजिए। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं ये लिख के रिवीजन करने के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपर्ट आपको ड्राइविंग स्किल्स के बारे में बताए कि ड्राइविंग ऐसे की जाती है, ड्राइविंग ऐसे की जाती है, ड्राइविंग ऐसे की जाती है, तो बच्चे मुझे ये बताओ कि क्या तुम ड्राइविंग सीख जाओगे? खुद सोचो कि आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे दे और इंस्ट्रक्शंस दे के आपको गाड़ी में बिठा दे तो क्या आप वो गाड़ी ठीक से चला लोगे? नहीं ना। क्या करना पड़ेगा? कैसे सीखोगे गाड़ी? जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे जब ही आप गाड़ी चलाना सीखेंगे। बिना प्रैक्टिस किए आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अच्छा अगर कोई आपसे ये कहे कि एक बहुत अच्छा स्विमर जैसे माइकल फेल्प, वर्ल्ड चैंपियन, कितने 7 गोल्ड मेडल जीते हुए उसने ओलंपिक्स में, अगर माइकल फेल्प्स आपको स्विमिंग के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे तो आप तो यू विल फीलिंग प्राउड, मुझे किसने, माइकल फेल्प्स ने स्विमिंग के गुर सिखाए, स्विमिंग के टिप्स दिए। तो क्या सिर्फ स्विमिंग के टिप्स देके आप तैर सकते हो पानी में? नहीं ना। क्या करना पड़ेगा? यस, प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। तो कहने का मतलब ये, अगर हम सीखना चाहते हैं तो बेटा हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई बात मेरी समझ में? तो किसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी? जो भी टीचर ने आपको पढ़ा दिया गया उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन एंड दे ऑन द वेरी सेम डे इटसेल्फ। बच्चों ये पढ़ाई का तरीका है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद अपने दिल से सोचिए कि क्या आप ये प्रैक्टिस साल भर कर रहे थे, इसी तरह पढ़ाई कर रहे थे? नहीं ना। ईमानदारी वाली बात, हो सकता है कुछ बच्चे कर रहे हो, लेकिन सारे बच्चे इस तरह से साल भर पढ़ाई नहीं करते। तो बेटा ये पढ़ाई करने का तरीका है। अब इसका फायदा क्या है? देखिए जिन बच्चों ने, अच्छा मैं जब पढ़ाते जाऊंगा तो आपको की एरियाज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते जाऊंगा कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। आज कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि देखिए हमें साल, बेटा 30 साल पढ़ाते हो गए, हमें मालूम है क्या एग्जाम में आता है क्या एग्जाम में नहीं आता। तो हम बच्चे की स्टडी बड़ी कॉन्साइज कर देते हैं और टू द पॉइंट की एरियाज बता देते हैं कि बेटा आपको इसमें मेहनत करनी है, आपको इसमें मेहनत करनी है, आपको इसमें मेहनत करनी है, ये टॉपिक आप कंफर्टेबली छोड़ सकते हैं, ये टॉपिक आप कंफर्टेबली छोड़ सकते हैं। तो अब ये प्रैक्टिस आप साल भर करेंगे तो अब देखिए आप में और दूसरे बच्चे में डिफरेंस क्या हुआ। दूसरा बच्चा इसने मोटी किताब खोल के बैठ गया, वो पेज पलट रहा है, क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, पता चला सभी छोड़ दिया। घबराहट हो जाती है, बच्चा एंग्जाइटी में चला जाता है, वो बुक उठा के रख देता है, सो जाता है। लेकिन आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या छोड़ना है। आ रही है मेरी बात समझ बच्चों? तो ये आप साल भर प्रैक्टिस करेंगे, आपको की एरियाज बता दिए गए, आपने खुद इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरलाइन किए हुए, आपको एग्जाम के पहले मालूम है एग्जाम के दिनों में मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या छोड़ना है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि यार अभी तक तो हम पढ़ाई इस तरह से नहीं करते थे, अभी तक तो हम डार्कनेस में ही थे, तो अब हम डार्कनेस से थोड़ा लाइट की तरफ आ जाए। चलिए आप हो सकता है कि अब डार्कनेस में थे, अभी तक हम अंधेरे में थे, यार हमें पढ़ाई कैसे करनी है, यही नहीं मालूम था पढ़ाई करनी कैसी है। आज हमें पता चला कि वाकई पढ़ाई करने का प्रॉपर तरीका यही है। तो चलिए अंधेरे से चलते हैं उजाले की तरफ, डार्कनेस से चलते हैं लाइट की तरफ, और यही आज मेरा पहला टॉपिक है जो शुरू कर रहा हूं मैं, लाइट, रे ऑप्टिक्स, लाइट। तो चलिए क्या होती है लाइट, इसके बारे में हम शुरू करते हैं।
मैं समझता हूं कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो लाइट के बारे में नहीं जानता हो, बल्कि लाइट की वजह से ही तो हम प्रकाश जिसको कहते हैं देख पाते हैं, आसपास की चीजें सब जानते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, यस कम ऑन, यस यू आर राइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। और क्या लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं? बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अरे बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास प्राइमरी से लेके मिडिल से लेके अप टू 10th क्लास। ऑफ कोर्स क्लास 10th में आपने लाइट के बारे में पढ़ा है, तो लाइट आपके लिए नई बात नहीं है। नंबर 1, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेट लाइन क्या होती है। और लाइट जब किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो बाउंस बैक कर जाती है। दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट अगर किसी गुलाब के फूल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो गुलाब का फूल क्या करता है? लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूं। कौन सी लाइट का? ना 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 ना, सारी की सारी लाइट का नहीं करता। सारे कलर को तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। गुलाब का फूल सिर्फ एक कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट। कौन से कलर को? यस, रेड कलर को। फिर ये रेड कलर आता है हमारी आंखों में और हमारी आंखों से हमें थ्रू नर्व्स सिग्नल जाता है, हम रेड कलर को परसीव करते हैं। वो खूबसूरत सा गुलाब हमें दिखाई देता है, एक बड़ा प्लीजिंग सेंसेशन आता है उसको हमें देख के, ठीक है ना। तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और उसका रिफ्लेक्शन होता है। और कौन कौन से फेनोमेनन आप इस क्लास 12th में लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं? ऑफ कोर्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आप पढ़ने वाले। फिर लाइट का और कौन सा फेनोमेना, डिफरेंट फेनोमेना होते हैं लाइट के। हाँ, और भी फेनोमेना है लाइट के। कौन सा फेनोमेना है लाइट के? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स में ही हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर क्या पढ़ने वाले हम रे ऑप्टिक्स में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अलावा हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। प्लेन मिरर जो है वो आईआईटी के सिलेबस में इंक्लूड, आईआईटी जेई, लेकिन जो सीबीएसई का आपका सिलेबस है वो है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, यहां से शुरू होगा। उसमें प्लेन मिरर नहीं है। आईआईटी जेई में प्लेन मिरर भी इंक्लूडेड है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू स्फेरिकल। बेटा आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपको बता रहा हूं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक आप जब अगली क्लास में आएंगे तो आपको बोल रहा हूं मैं कि याद रखिए, अगली क्लास जब हमारी होगी तो आज मैं आपको मिरर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा और फिर अगले टर्न में हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। लाइट का रिफ्लेक्शन मिरर से क्या होता है और कैसे इमेज बनती है, ठीक है। इमेज क्या होती है मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगा। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए बता रहा था आपको मैं कि लाइट के कौन से डिफरेंट फेनोमेना होते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट, फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अबाउट प्रिज्म, अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अबाउट लेंसेस, अबाउट मिरर्स, ये हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में। अबाउट इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये हम पढ़ने वाले वेव ऑप्टिक्स में, ठीक। तो कमिंग बैक टू रे ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं, ऑफ कोर्स जो आपने पहले अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ये आपके लिए नई बात नहीं है। लाइट का रे ऑफ लाइट के, अच्छा इसके पहले कि मैं रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताऊं, मैं एक रे ऑफ लाइट का टर्म यूज करूंगा। तो ये रे ऑफ लाइट होती क्या है? देखिए जिस स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है, जिस स्ट्रेट लाइन पाथ में लाइट ट्रेवल करती है, उस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। क्लियर? ओके। तो दो रेज ऑफ लाइट होती हैं, एक होती है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, एक होती है रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 1 रे ऑफ लाइट का मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट। नंबर 2 हम टर्म यूज करेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट ये क्या होती है? अ नैरो ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट, वेरी नैरो ग्रुप ऑफ rays of light is called a beam of light, ठीक।
होपफुली आप नोट करते जा रहे हैं। जब भी क्लास हो, नेवर फॉरगेट टू हैव योर नोटबुक एंड द पेन रेडी विथ यू। हाइलाइटर भी अपने साथ रखिए। की एरियाज को, इंपॉर्टेंट एरियाज को आप हाईलाइट करके लिखेंगे। होपफुली कि ये आपने नोट कर लिया होगा। सिंपल सी बात। चलिए मैं बात करता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज। मान लिया हमने कि ये एक प्लेन मिरर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लेन मिरर जो है, ये रिफ्लेक्शन के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन लाइट का कब ऑब्जर्व हुआ था? फ्रॉम इन दी एंशिएंट टाइम। मिरर्स बने कब और कैसे बने? थोड़ा सा इसके बारे में मैं लाइट जरूर डालना चाहूंगा। लाइट के ऊपर थोड़ी सी लाइट डालना जरूर चाहूंगा मैं। अच्छा याद रखो, लाइट के ऊपर लाइट मैंने एक टर्म यूज किया। ये लाइट के ऊपर लाइट बच्चों हम यूज करेंगे, याद रखना भूलना नहीं। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट में हम यूज करेंगे लाइट के ऊपर लाइट। ठीक, मेरे मुंह से निकल गया लाइट के ऊपर लाइट, तो ये मैंने आपको सोचा बताता चलूं कि हाँ, ये इंटरफियरेंस ऑफ लाइट समझने में हमारे लिए यूजफुल होगा। तो लाइट के ऊपर लाइट डालना मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसकी शुरुआत रिफ्लेक्शन की हुई कब से? बहुत पहले इंसान ने, आप जानते होंगे जब मिरर्स नहीं थे तो अपना चेहरा कैसे देखता? बताइए, आप खुद सोचिए। जब मिरर्स नहीं होते, ग्लासेस भी नहीं थे, तो इंसान अपनी इमेज, अपना अक्स, अपना चेहरा कैसे देखता होगा? सोचने वाली बात ही नहीं है। ऑफ कोर्स पानी के सरफेस से दिखता होगा। और यहीं से इंसान को मिरर्स के फॉर्म करने का आइडिया हुआ। तो मिरर्स के बारे में आपको मैं जरूर एक बात बताऊंगा। मिरर जो बनते हैं उसमें एल्यूमिनियम की बहुत फाइन फिल्म होती है, या सिल्वर की बहुत फाइन फिल्म होती है। कितनी फाइन होती है? उसकी लेयर की विड्थ होती है 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर थिन सिल्वर की या एल्यूमिनियम की या क्रोमियम की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। किसके ऊपर? सिंपल ग्लास के ऊपर पॉलिश कर दी जाती है, लेयर चढ़ा दी जाती है। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना दी जाती है। ये प्रोटेक्टिंग लेयर, यहां पर सिल्वर की कोटिंग हो गई और एक प्रोटेक्टिव पेंट वगैरह की इसमें, या इसमें सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे और इसकी लाइफ बढ़ जाए। तो ये हमारी पॉलिश सरफेस है और ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, नॉर्मल जिसको कहते हैं, तो ये हमारी कहलाएगी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जिस पॉइंट ओ पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर। अब ये इंसिडेंट रे है, याद रखो इंसिडेंट रे का टर्म बहुत यूज होगा, मिरर्स में भी यूज होगा, प्लेन मिरर में भी यूज होगा, स्फेरिकल मिरर में भी यूज होगा, और ऑफ कोर्स ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी यूज होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में भी यूज होगा, ऑफ कोर्स ये वेव ऑप्टिक्स में भी यूज होने वाला है। तो क्या होती है इंसिडेंट रे? जिस रे ऑफ लाइट की एरो मिरर की तरफ डायरेक्टेड होती है उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। यहां से लाइट बाउंस बैक करती है इन द सेम मीडियम। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड बच्चों बिल्कुल बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूं और मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाता हूं। मैं डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी पे जंप नहीं करता, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चढ़ेंगे तो आपकी चढ़ाई आसान होगी। पहले ही जंप में हायर स्टेप के ऊपर आप जंप करने की कोशिश करेंगे, नेवर डू दैट। गिरने का खतरा है। गिर गए एक बार तो चढ़ने में दोबारा बड़ी डिफिकल्टी आती है। तो बी स्टडी, गोइंग स्टडी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो धीरे धीरे स्टडीली आगे बढ़ेंगे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे, क्या डिफरेंस है दोनों में? बिल्कुल क्वाइट क्लियर एविडेंट है फ्रॉम द डायग्राम। जिस रे का एरो होता है अवे फ्रॉम द मिरर, जिसका एरो मिरर से अवे होता है वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। जिसका एरो टुवर्ड्स द मिरर होता है वो रे कहलाती है इंसिडेंट रे।
देन व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? यस, आप जानते हैं, इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल एक कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है बच्चों? यस, सोचिए मन में, यू आर राइट, इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या रिलेशन होता है इनमें दोनों में? यस, इनमें रिलेशन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑफ कोर्स यू आर राइट बच्चों, इज इक्वल टू, मेरे साथ दोहरा रहे होगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। मैं सेकंड लॉ के ऊपर पहले आ गया। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ में यहां स्टेटमेंट है इसका, आप जानते हैं, उसको लिखवाऊंगा नहीं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यस यू आर राइट, दे ऑल लाई इन द सेम, दैट्स इट, इन द सेम प्लेन, यू आर राइट, दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है, इसके बारे में बच्चे पढ़ लेते हैं, पूरी ऑप्टिक्स खत्म हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये इमेज क्या होती है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बच्चों जरा सोचना, आप लोग ये खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। कितने बच्चों को अच्छी तरह मालूम है व्हाट वी कॉल एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज रेफर्ड टू एज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज कॉल्ड एन इमेज? क्लास होती तो मैं आपसे जरूर पूछता, खड़ा करके पूछता। अभी आपको सिर्फ अपने दिल से पूछना है, खुद ही पूछना है और खुद ही जवाब देना है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं मैं, बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो आज आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। जरा ध्यान से सुनिए। मान लिया कि ये मेरे पास एक मिरर है, सपोज इट्स अ प्लेन मिरर की बात करते हैं, मेरे पास ये एक मिरर है, ठीक है। और मान लिया कि डे लाइट है या कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पर मान लिया कि मेरे पास कोई फ्लावर है, सपोज इट्स अ फ्लावर, ठीक। इसके ऊपर किसी सोर्स ऑफ लाइट, एस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद लाइट चारों डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है चारों डायरेक्शन। तो इस बॉडी के हर पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। अब ये लाइट यहां से यहां भी जा रही है, डायरेक्ट किसी ऑब्जर्वर की आई में, सोर्स, लाइट के सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई ऑन समथिंग, उस समथिंग से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई और डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आई में आ गई। तो अब जो ऑब्जर्वर को दिखाई देगा ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। फिर इमेज क्या होती है? ये मिरर है, अगर मिरर से रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, अब ये ऑब्जर्वर की आई में जब लाइट पहुंचेगी तो अब उसको जो दिखाई देगा वो क्या होगी? यस यू आर राइट, ये होगी इमेज। तो यहां से जो दिखाई दे रहा है इस ऑब्जर्वर को, ये दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, और इस रिफ्लेक्टेड रे से जो दिखाई दे रहा है ऑफ कोर्स उसको, उसकी आई में रेज ऑफ लाइट एंटर हो रही हैं, तो वो कहलाती है इमेज। फाइनली किसी सोर्स ऑफ लाइट से किसी थिंग के ऊपर, किसी चीज के ऊपर लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होती है और डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आई में आती है, तो ऑब्जर्वर को जो दिखाई देता है वो होती है ऑब्जेक्ट। और किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके या किसी सरफेस से रिफ्रैक्ट होके, रिफ्रैक्ट जैसे लेंस, तो अब जो ऑब्जर्वर को दिखाई देगा वो होगा इमेज। तो बच्चों ये बेसिक डिफरेंस हो गया। लाइट क्या होती है, लाइट रे क्या होती है। एक बात आपको लाइट के बारे में मैं बताता चलूं कि लाइट जो है वो निकलती तो है पार्टिकल्स की तरह, ये बहुत आगे जाके आएगा, डुअलिटी ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, किसी सरफेस से पार्टिकल की तरह निकलती है। लेकिन जब चलती है लाइट, किसकी तरह चलती है? लाइट चलती है लहरों की तरह, वेव की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है। ऑफ कोर्स आपको मालूम होना चाहिए वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्लास 11th में पढ़ा था ना बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, फेज पढ़ा था। अभी से तैयार कर लो, फिर से बहुत यूज होने वाला है। फेज क्या होता है,
लाइट से रिलेटेड या किसी भी वेव से रिलेटेड, लाइट में यहां यूज करने वाले, अल्टरनेटिंग करंट में यूज होगा, लाइट में यूज होगा, वेव ऑप्टिक्स में यूज होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, फेज ऑफ वाइब्रेशन, सेम फेज, अपोजिट फेज, ये सारे टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको यहां लाइट के वेवलेंथ के बारे में बताने जा रहा हूं। लाइट जब चलती है तो वेव की तरह बिहेव करती है और इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 7900 नैनोमीटर। लाइट की एक और प्रॉपर्टी आपको बता दी, इसकी वेवलेंथ इतनी होती है। ये विजिबल लाइट की बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स मैं सारी की सारी स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पूरे स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा मैं, राइट फ्रॉम गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रीजन, फिर इंफ्रारेड रेज, फिर माइक्रोवेव्स, फिर गामी, उसके बाद हमारी जो रेडियो वेव्स है, उस पूरे रेंज की बात नहीं कर रहा, उसकी बात करेंगे बाद में। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं लाइट के बारे में, विजिबल रेंज के बारे में। और ये हमारी विजिबल रेंज कहलाती है, ऑफ कोर्स यू आर राइट, इट इज कहलाती है वेब गियर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे 7 कलर्स होते हैं लाइट के, विजिबल लाइट के। इट वॉज रिगार्डिंग अ प्लेन मिरर। अगले सेक्शन में मैं आपको ले जा रहा हूं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, और स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलिए, ये हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा सीबीएसई का। प्लेन मिरर को मैं कंटिन्यू करूंगा बाद में जब हम आएंगे ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव सेक्शन के ऊपर, लेकिन पहले सीबीएसई का बेसिक रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर। तो आइए पढ़ते हैं क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। चलिए देखते हैं क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। बच्चों इमेजिन करिए, पहले मैं हेडिंग डाल दूं यहां स्फेरिकल मिरर्स। प्लूरल है ये, मतलब 2 टाइप के होंगे, एक टाइप का नहीं। अब इमेजिन करिए कि आपके पास एक ग्लास का या कोई अदरवाइज एक स्फेयर है। इमेजिन है स्फेयर, नॉट अ सर्कल, स्फेयर। हमने यहां बना लिया एक स्फेयर। इमेजिन करिए कि एक स्फेयर, ठीक है ना। किसी भी सर्कल ले लें या स्फेयर ले लें, 2 चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, और वो 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 उसका सेंटर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, नंबर 2 उसका रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये रेडियस भी कहलाता है स्फेयर का, या उसके कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहलाता है। सी इस स्फेयर का यानी इसकी कर्व्ड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहलाता है। ठीक, अब मान लिया कि मैंने इसको कट कर दिया, हापच काटा आपने इसको, ठीक, सेक्शन आपने इसका रिमूव कर लिया। 2 सेक्शन आपने यहां से रिमूव कर लिए, एक ये और एक ये कर लिया, कट आउट कर लिया। इमेजिन करो, कट कर लिया, 2 उसके सेगमेंट हमने उसमें से निकाल के बाहर। अब जो किस तरह के सेगमेंट आएंगे, जैसे घर में प्लेट्स होती है ना बेटा, खाने वाली शैलो प्लेट होती है, इस तरह की, या जैसे स्पून जो होता है, टेबल स्पून है ना, तो उस टाइप के 2 कर्व्ड सरफेसेस आपके सामने आ गई। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां पर कर दूं पॉलिश रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की, तो यहां मैंने कर दी पॉलिश, तो रिफ्लेक्शन यहां से नहीं होगा। अब ये रिफ्लेक्शन इस अंदरूनी सरफेस से होगा। ये जो इनर सरफेस है इसकी, ये शेप में कैविटी जैसी है, जैसे कि केव, जैसे कि कैविटी। तो अब ये जो मिरर बना, ये इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, एंड बिकॉज ऑफ इट्स शेप इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो ये इसकी कॉनकेव
रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसी सरफेस है? कॉनकेव सरफेस है। और क्या है? रिफ्लेक्ट भी वहीं से हो रही है लाइट। तो ये सरफेस हो गई इसकी कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसीलिए इस मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो याद रखिए, उभरी हुई जो सरफेस होती है, बल्ज्ड जो सरफेस होती है, वहां पर मिरर की पॉलिश, मिरर के ऊपर बनाने के लिए पॉलिश की गई है, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होगा। इनर सरफेस कैविटी की जैसी है, केव जैसी है, तो उसी इसीलिए इसका नाम रखा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका नाम रखा कॉनकेव मिरर। अब अगर मैं पॉलिश यहां इसकी इनर सरफेस पे कर दूं, यहां कर दूं, ठीक, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अब रिफ्लेक्शन यहां से नहीं होगा, इस कॉनकेव सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बल्कि अब ये हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस शेप में कैसी है? वेग्स्ड है। वेग्स मतलब उभरी हुई, बल्जिंग, उत्तल, ठीक, ओके। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की शेप की वजह से हम इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा हुआ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उसके बाद ले जाऊंगा इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। पहले आप जितना बताया गया अभी, आप उसको पहले नोट कर लीजिए। होपफुली या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आप उसको बाद में, मीन्स आप अगर मोबाइल से देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना बेटर रहेगा, ठीक है, या पॉज करके बाद में भी आप इसको देख सकते हैं। एक बात बच्चों में जरूर आपसे कहना चाहूंगा, नेवर फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमीना क्लासेस, ठीक है। आपके लिए कितना किया जा रहा है, फ्री में क्लास है आपके लिए, एंजॉय इट, पूरे टाइम आपके पास फ्री है, बार बार देखें, जो जो कॉन्सेप्ट है आपके उसको समझने की कोशिश करें, फिर बाद में आपके क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे, ठीक है, ओके। तो आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अ मिरर। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अ मिरर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 10th में पढ़ा था आपने ये, लेकिन 10th में पढ़ा हुआ 2 साल बाद इतना याद थोड़ी ना रहता है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा, बाद में फिर मेन चैप्टर की तरफ आएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन समझ लें, उसके बाद अगले सेक्शन में जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको इससे रिलेटेड डिफरेंट डेरिवेशंस और फॉर्मूले और साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम आएंगे उसके बाद, ओके। मान लिया मैंने कि ये मेरे पास एक, मैं यहां यूज कर रहा हूं पहले ये वाला कॉनकेव मिरर, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर लूंगा। मान लिया कि ये जो मैंने लिया है मिरर, ये मिरर है, दैट्स इट, ये कॉनकेव मिरर, ये वाला सेगमेंट ले लिया मैंने। ऑफ कोर्स ये है इसका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वही सी है जो इस स्फीयर का सेंटर था, वही मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो सबसे पहला टर्म आपका क्या हुआ? यस, आपका नंबर 1 टर्म हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर denoted by C. होपफुली आप साइड बाय साइड नोट भी करते जा रहे हैं। नंबर 2 मैं यहां यूज कर रहा हूं एक और टर्म, ये कहलाता है पोल ऑफ मिरर। इसको डिनोट करते हैं P से। तो भाई साहब ये पोल क्या होता है? देखिए ये जो कैविटी निकली प्लेट की शेप की, स्पून की शेप की, टेबल स्पून की शेप की, इसके जो सरफेस का मिड पॉइंट है, राइट, द मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर, इस मिड पॉइंट को कहते हैं पोल ऑफ मिरर। हियर इट इज, ये इसका पोल,
और एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। इमेजिन करिए एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। हियर इट इज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। यस, कौन सा प्रिंसिपल? सिद्धांत वाला नहीं, थ्योरी वाला नहीं, आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब वाला प्रिंसिपल। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। किसका प्रिंसिपल एक्सिस? मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। ओके ओके, नेक्स्ट, ये जो डॉटेड लाइन है ये डिनोट करती है मिरर का एपर्चर। नेक्स्ट है मिरर का एपर्चर। तो एपर्चर क्या डिनोट करता है? ये एपर्चर है मिरर का। एपर्चर डिनोट करता है उसका साइज। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जिस मिरर का, ये जिस स्फेयर का ये मिरर पार्ट है, उस मिरर के, उस स्फेयर के रेडियस को कहते हैं मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये इंपॉर्टेंट टर्म सही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, it is the center of the sphere of which the mirror is a part, from which the mirror is cut out. Pole of the mirror, it is the midpoint of the surface of the mirror. Next है aperture। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है aperture of the mirror कहलाती है। ये जो इसकी मिरर की जो पेरीफेरी होती है, ये बाउंड्री पेरीफेरी, इस पेरीफेरी का जो साइज होता है, डायामीटर होता है, ये जो किनारा होता है इसको पेरीफेरी कहते हैं। इसका जो डायमीटर, सर्कुलर डायमीटर होता है, इसकी बाउंड्री का किनारे का जो कटोरी का किनारा होता है वो पेरीफेरी कहलाता है। उसके डायमीटर को कहते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट आउट और ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सेम रहेगा, हम सेम टर्म्स हमारे यूज होंगे इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। तो ये जो हमारा मिरर है टर्मिनोलॉजी सेम है, बस ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका मिड पॉइंट P हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R हुआ, ये इसका एपर्चर हो गया। तो पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द एपर्चर ऑफ मिरर। तो बच्चों ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ मिरर एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। अगले टर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई मिरर कैसे बिहेव करता है, मिरर से इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के रूल्स क्या होते हैं। तो अगला सेशन हमारा रिगार्डिंग होगा एप्लीकेशंस ऑफ मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।